अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट उमर ग्लोबल HD TV से। आज जो है हम मौजूद हैं पाकिस्तान टी हाउस में, जो कि अनारकली लाहौर में वाक़ है, और यहाँ पर एक खूबसूरत किताब को नुमायाँ किया जा रहा है। एक किताब को लॉन्च किया जा रहा है जिसके राइटर जो है मुज़म्मिल मुख्तियार साहब, जो कि एडवोकेट हैं और मुशायर हैं। और इस किताब को जो लॉन्च किया जा रहा है वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पैनल पर किया जा रहा है। इस महफ़िल से, इस खूबसूरत सी महफ़िल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यूट्यूब चैनल है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी। ये ग्लोबल टीवी हैं और इसके जो रूह रवां हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मियाँ साहब हैं। ये मरकज़ी चेयरमैन हैं ग्लोबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और इनके जो ग्लोबल रिहैब सेंटर है बराए मंशियात, नफ्सियात व ज़हनी अमराज, ग्लोबल इंस्टीट्यूट बराए ऑटिज़म है, स्पेशल चिल्ड्रन। ग्लोबल टीवी है और इनका एक हफ्ते रोज़ा अखबार भी निकलता है ग्लोबल पॉइंट के नाम से। ग्लोबल पॉइंट अखबार है और ग्लोबल आइज़ हॉस्पिटल है जौहर टाउन। और ये जो हमारी मजलिस आमला के नौजवान दोस्त हैं नौमान, उनके थ्रू इनसे रब्ता हुआ है। और ईद के बाद ये मैंने तारुफ और ये बात इसलिए कराई है कि मैं जब आपको एंड में ताज़ियती रेफरेंस, ताज़ियती करारदाद पेश करूँगा, उसमें दो वाक़यात हुए हैं। एक हुई है एक नौजवान की ख़ुदकुशी, और एक नौजवान जो जहनी मरीज़ था या नशे मुल्का था आदि, उसने अपने घर वालों को कल कत्ल किया है। और इनका जो ये सेंटर है, ये उस हवाले से अपनी मदद आप या जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस सेंटर में ये वहाँ पर वो इलाज और मंशियात के लोगों को आदि जो नज़्म है ज़िस्त के दायरे, वो आखिरी नज़्म है किताब की, और मैं किताब में पढ़ी इब्ने मरियम रसूल रब के हज़रत ईसा नबी ने सब बहुत अच्छे और हज़रत इनकतार पेशे की बंद बुगनो अनाज छोड़कर अब वतन की बात करो। बुगनो अनाज छोड़कर अब वतन की बात करो। जाती मुफाद छोड़कर अब वतन की बात करो। अच्छी बात। नफरत कदूरत छोड़िए, नफरत कदूरत छोड़िए, जिंदा वतन के वास्ते बाहम फसाद छोड़कर अब वतन की बात करो। और पंजाबी ना चौबीसरे जी के गुस्से भरे जुस्से ने आज देखो ने सारा कुछ गुस्से भरे जुस्से ने केरे गुस्से गुस्से ने, और जितना ने भी गुस्से चेहरे गुस्से तेरे भरे गुस्से भरे जुस्से ने, तेरे गुस्से गुस्से ने गर्दा हिस्सा मारे बंदे एक दूजे तो रुस्से ने। और आप भी कहते हैं जी के राहबरी आ गई वसीलों में, राहबरी आ गई वसीलों में, कौम तो बट गई कबीलों में। राहबरी आ गई वसीलों में, कौन तो बढ़ गई कबीलों में, कौन सच्चा है कौन झूठा है, लोग तो पड़ गए दलीलों में। उससे उसमें कहीं कहीं मायूसी की लहर भी पैदा होती है, और मुझे ज़ाती तौर पर उसकी ये मायूसी की लहर नामुनासिब या गलत मालूम नहीं होती। ये एक इंसान की सी फितरत के साथ तरक्की पसंद है, और उसमें जब उसको अपने नज़रियात के हवाले से ज़िंदगी को वो जैसा देखना चाहता है, उसके आगे रुकावटें नज़र आती हैं, तो उन रुकावटों के तनाजुर में उसमें एक शदीद किस्म की मायूसी की या घुटन की सी कैफियत भी उसे महसूस होती है। उसमें तजरीद कम होती है और तजसीम ज़्यादा होती है। यानी बात बड़े वाज़े अंदाज में की जाती है, बिल्कुल दो टोक अंदाज में। इसके निस्बत मुझे मुज़म्मिल की जो नज़में हैं, इसमें लगा है कि वो अपनी बात को थोड़ा सा इमायत के रंग में करता है। दो तरह की नज़में उसके पहलू में पहलू चलती हैं उसके। एक वो जिनमें उसने अपनी तरक्की पसंद सोच का इजहार किया है, और दूसरी वो नज़में जो बुनियादी तौर पर उसकी अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं। और ये दोनों लहरें जो हैं मुज़म्मिल की इस पूरी किताब में जो ज़ीस्त के दायरे के उन्वान से हमारे सामने है, इसमें मौजूद है। अगर मैं उन नज़मों की तरफ आऊँ जो जिसमें
ہمیں معاشرتی جبر ملتا ہے، خارجی زندگی کا احوال ملتا ہے، اس میں جدلیات ہے، سیس کے دائرے میں نامکمل غیر محترم دائرے، شہر خاموشاں میں شاہکاروں کا جلوس، یقین کے گرد دھند ہے، کووڈ-19 میں سیکس ورکر اور بھی ہو سکتی ہے۔ اب ان کے پہلو کا پہلو اس کے ہاں دوسری لہر جو ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ مکالمے کی ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تخلیق کا کوئی کسی اس کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، وہ کبھی بھی اپنی ذات سے مکالمہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی وہ تضادات جو ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، وہ تضادات جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھائی دیتے ہیں، تخلیق کار میں اور سماجی علوم کے ماہرین میں فرق یہی ہے کہ سماجی علوم کے ماہرین انہیں عقلی سطح پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور تخلیق کار جو ہے وہ انہیں اپنے باطن میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیان وہ ان کا کرتا ہے۔ تو اس میں ناممکن کا ادراک، اپنی تلاش کا سفر، وجود مقیم، بائی پولر وجود اور لمحے، ایک خواب اور خود کلامی، اور اس کے ساتھ اور نظمیں، تو یہ دونوں دائرے مزمل کے ہاں پہلو با پہلو چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض نظموں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی گئے ہیں، یعنی اس میں بیک وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ شاعر اپنے خارج سے بھی مکالمہ کر رہا ہے اور اپنے باطن سے بھی مکالمہ کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سطح اعلیٰ تخلیق کی ہوتی ہے کہ جس میں خارج اور باطن کی کوئی مٹ جاتی ہے، کیونکہ تخلیق تو وجود میں ہی وحدت سے آتی ہے، ٹکڑوں میں چیزوں کو دیکھنے سے نہیں آتی، ٹکڑوں میں چیزوں کو دیکھنا سائنسز کا معاملہ ہوتا ہے، تخلیق تو چیزوں کو منجمد جمع کر کے مربوط کر کے دیکھتی ہے۔ تو اس میں کاغذ کے جواز، کاغذ کے مجاز، اس سے پہلے ایک نظم ہے جہاں آپ کو ہجر بھی ملتا ہے، وصال بھی ملتا ہے، محبت بھی نظر آتی ہے، اور ایک جو سماجی پہلو ہے ہماری زندگی کا وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ مزمل مختار جو ہے وہ اپنا راستہ ذرا دقت سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تخلیق میں کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا، اور تخلیق کار ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں سے منفرد ہو۔ دیکھیں، رہتے ہم سب ہیں، ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آج لاہور میں جو کچھ ہوا، چند دن پہلے اسلام آباد میں جو کچھ ہوا تھا، اور یہ وہ ڈرامہ ہے جو ہمارے وہاں ہر تیسرے چوتھے سال دہرایا جاتا ہے، تو یہ سب دیکھتے ہیں ہم۔ تخلیق کار جو ہوگا وہ اس میں کوئی ایسا اینگل تلاش کرے گا جو ہم سب دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے۔ تو یہ کوشش مجھے مزمل مختار کی نظموں میں نظر آتی ہے۔ اس کے نظم کا جو اسلوب ہے اس میں ایک باتوں کو سلیقے سے بیان کرنے کی کوشش ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا تاثر ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ مزمل اپنی مختصر نظموں میں زیادہ کامیاب ہے بنسبت اپنی طویل نظموں۔ تو یہ اور ادب میں جو ہماری فکر ہے، دیکھیے میں بنیادی طور پر ان لوگوں میں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق کے لیے کوئی خاص نظریہ لازمی نہیں ہے۔ نظریہ ہر لکھنے والے کا ہوتا ہے، نقطہ نظر ہر لکھنے والے کا ہوتا ہے، لیکن یہ اگر کہیں کہ جی آپ صرف ایک اس نقطہ نظر کو اپنا لیں گے تو تب تو آپ تخلیق۔ مردہ خواب بے گور و کفن پڑے رہتے ہیں، آلودہ ہوا پھیپھڑے بھرتی رہتی ہے، پیٹ کے دوزخ میں زہریلی مردہ غذا ٹھونستے رہتے ہیں، استحصالی معاشرہ بدن سے گوشت کا آخری لوتھڑا بھی نوچ لے گا، حالات کی تحریک پہ مر جاتے ہیں، بدلتے نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں میرا کچھ مال کرتے میں سلا ہے، ابھی تو نے مجھے لوٹا ہے آدھا، ذرا دنیا دکھائی تھی کہ ساتھو وظیفہ چھوڑ کر بھاگا ہے آدھا۔ غزل تھی 2-3 گیان سے۔ اگر سیکیورٹی والے مجھے اپنی بیساکھیاں اندر لانے دیتے، اگر سیکیورٹی والے مجھے اپنی بیساکھیاں اندر لانے دیتے تو میں بھی
कौमी तराने के एहतराम में खड़ा हो जाता। और आफ्ताब कूड़ेदानों में रिस्क तलाश करते हुए बच्चे, कूड़ेदानों में रिस्क तलाश करते हुए बच्चे मिली नगमों पे रक्स करना नहीं जानते। कूड़ेदानों में रिस्क तलाश करते हुए बच्चे मिली नगमों पे रक्स करना नहीं जानते। और आखिरी ज्ञान है, अब कितनी ये दुख भरी खबरें सुना रहा था कि ये भी चला गया, ये भी चला गया, उन सब के लिए जो अब हमारे दरमियान नहीं, जितने भी शायर थी, मुझसे मरने वालों के नंबर डिलीट नहीं होते, मुझसे मरने वालों के नंबर डिलीट नहीं होते, मेरा मोबाइल कब्रिस्तान बनता जा रहा। जुनू है और ये तारीख, अकीदत का सफर जारी रहेगा। जुनू है और ये तारी रहेगा। और नज़्म आफ्ताब जावेद आफ्ताब के हुक्म से साया, उसका अनुमान है साया। अजब सी वहशतें छाई, अजब सी वहशतें छाई, हुआ वीरा मेरा घर भी। अजब सी वहशतें छाई, हुआ वीरा मेरा घर भी। नहीं सामा हुआ कुछ भी, नहीं राहत मिली दिल भूल है हम। जुल्म की जंजीरों में जकड़े मजबूर हैं हम। बहुत दुख सहते हैं, रंजूर हैं हम। बहुत दुख सहते हैं, रंजूर हैं हम। भूख फाके खुदकुशी ही अपना नसीब ठहरा है। भूख फाके खुदकुशी ही अपना नसीब ठहरा है। अफलास जिसका मुकद्दर हो वो मजदूर है हम। अफलास जिसका मुकद्दर हो वो मजदूर है हम। है यकीन एक रोज इंसानियत के म्यार बदलेंगे। है यकीन एक रोज इंसानियत के म्यार बदलेंगे। मजबूरों कमजोरों के लैलो नहार बदलेंगे। एक सुबह जब्र की ये दीवार गिरेगी। एक सुबह जब्र की ये दीवार गिरेगी। खुदगर्जी मादा परस्ती के अफकार बदलेंगे। खुदगर्जी मादा परस्ती के अफकार बदलेंगे। तो जो चाहूंगा, था यकीन जिसका, था यकीन जिसका वो शहर निकली है। था यकीन जिसका वो शहर निकली है। कितनी तबिंदा रोशन ख्याल नस्ले बशर निकली है। कितनी तबिंदा रोशन ख्याल नस्ले बशर निकली है। ऐ वतन तेरे लिए कितने ही मसाइब झेले। ऐ वतन तेरे लिए कितने ही मसाइब झेले। हयात मौत से होके अमर निकली है। हयात मौत से होके अमर निकली है और हवाएं इनमें गिरिया गुना है। बकिए मेरी जात का हिस्सा नहीं रहे, मसामों से लुआब रिसने लगा है। और हवाएं इनमें गिरिया गुना है, रहने भी दो, रहने भी दो। तुम किसी और कश्ती के मुसाफिर हो, मेरा बारवां। और मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ है, और शायद ये उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वो आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वो शायद ये ट्रू पिक्चर देना चाहते हैं कि हमें इससे हट के चलना है और उससे हट के रास्ते इख्तियार करने हैं। बहरहाल एक नज़म उनकी जो मुझे बहुत पसंद आई, वो अजीज़ के दायरे तो सबने जिक्र कर दिया, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, लेकिन ज़ाहिर कीमा एक ऐसी नज़म थी जो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरे ही एहसासात की तर्जुमानी है, जो कि कई पढ़ने में। डॉक्टर जफर साहब मैंने बताया था कि जो नौजवान ने
नशे ही ये था, उसने अपनी फैमिली को कत्ल किया है। वो भी आज हमारे एक सिस्टम में उनके लिए भी हमें अफसोस है कि उस सिस्टम को बदलने के लिए ये ईद के बाद ईद मिलन पार्टी रखेंगे। और उनके भांजे का नाम डॉक्टर शामरोज़ अहमद था, वो डॉक्टर नौजवान जो बनने वाला था, और एक नौजवान ने खुदकुशी की है। किन हालात के तहत, कल मैं उसकी तस्वीर देख के भी ज़ाहिर है ये हमारे निज़ाम का हिस्सा है, और कारी सादिक जमील उनका भतीजा भी इंतकाल हुआ। हम तमाम इन दोस्तों के, उनकी फैमिली से, इनसे गुजरने पे और उनसे दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं, उसके लिए इनका ट्रिब्यूट हम पेश करेंगे। और ईद के बाद ये तमाम अंजुमन की जो बॉडी है, मजलिस आमला और कुछ दोस्तों को ईद मिलन पार्टी और मुशायरा हम वही करेंगे, साथ मंशियात पे और स्पेशल पर्सन पे हवाले से एक सेमिनार भी होगा।